चलिए ठीक है, देखते हैं रिस्क का कैलकुलेशन। जैसे हम लोगों ने अभी देखा वीडियो, बाई मिस्टेक हो गया था थोड़ा। चलिए देखते हैं। देखिए है क्या, हम लोग पढ़ रहे थे रिस्क को, तो रिस्क क्या होता है, तो क्या होता है तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी एक ग्राफ मैंने डिजाइन किया है बेसिक समझने के लिए। 3 लोग हैं, ए है, बी और सी है। ए मान लीजिए 10 फीट की हाइट पर है, 10 मीटर मान लीजिए, ये 20 मीटर मानिए और इनको मानिए 30 मीटर। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपसे कहूं कि सर सबसे ज्यादा रिस्क किसका है, तो आप क्या कहेंगे? सिंपल समझा देता हूं थोड़ा सा और इसको। तीनों लोग ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, तीनों का प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये खुला हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी गार्डरेल या सुरक्षा इन्होंने नहीं लिया, तीनों में से किसी ने नहीं लिया है। हवा को आप कंसीडर नहीं करेंगे, नॉर्मल हवा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 32 किलोमीटर से कम की हवा है, 32 किलोमीटर पर आवर से कम की हवा है अभी यहाँ पे तीनों केसेस में। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है, तो आप क्या कहेंगे? ए, बी या सी? सी है, ठीक है, आपने कहा सर सी है। अब सवाल मेरा ये कि सी खतरे में है क्यों? सी का रिस्क सबसे ज्यादा कैसे है, अभी बताइए। ज्यादा हाइट पे है इसकी वजह से ए वाला है। चलिए, कुछ लोगों ने कहा ए, कुछ ने कहा सी, बी बचा उसको भी ले लीजिए दो। चलिए, आपने ए क्यों कहा ये बताइए। हाँ, तीनों का बराबर है, केवल हाइट अलग अलग है, तीनों की ऊंचाई केवल बढ़ाई गई अलग अलग। सी वाला होगा, कंफर्म है? ठीक है, कैसे? सी का रिस्क ज्यादा है, कैसे? ज्यादा ऊंचाई पे है तो रिस्क ज्यादा है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। ये 10 मीटर इनकी हाइट है, इनके नीचे 2 फीट सरिया लगा हुआ है, और ये 8 फुट तक एकदम फोम गद्दा लगा है, जो स्टंट्स वगैरह में यूज किया जाता है। अब रिस्क किसका ज्यादा है, क्योंकि हाइट अभी भी इसकी 22 मीटर है, ये 8 मीटर है मान लीजिए। अब बताइए, अब रिस्क किसका ज्यादा है? अब बी का अंगा है, बी तो कुछ होंगे, बी नॉर्मल है, तो रिस्क अब किसका ज्यादा है? यानी हाइट का तो कोई संबंध ही नहीं है, रिस्क का हाइट से कोई लेना देना भाई। अगर हाइट आप देखो तो अभी इनकी हाइट बची 8 मीटर, यहां तक तो ये बचे खाली 8 मीटर, और ये अभी भी 22 मीटर है, तो 22 मीटर तो कभी भी ज्यादा होगा 8 मीटर से। तो सवाल ये आया, तो अभी आप कह रहे थे कि सर सी का रिस्क ज्यादा है, अभी आप कह रहे हैं ए का रिस्क ज्यादा है। तो कंडीशन बदलने का मतलब इतना तो समझे कि ऊंचाई से केवल रिस्क को नहीं बता सकते हैं। तो रिस्क को कैलकुलेट करने के 2 तरीके, मतलब रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है तो 2 बातों का आप ध्यान रखते हैं। क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। 2 चीजें होती हैं, रिस्क को अगर निकालना है तो 2 चीजें चाहिए। पहला होता है लाइक्लीहुड, और दूसरा होता है कंसिक्वेंस। इसे लाइक्लीहुड को हम लोग एल बोलेंगे और कंसिक्वेंस को सी बोलेंगे। लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना, और कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। रिस्क को कैलकुलेट करने का जो सबसे सिंपल मेथड या बेसिक फंडा होता है, उसमें यही निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला होता है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कंसिक्वेंस। यानी जब हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, हम पता करेंगे कि रिस्क किसका है, चाहे कौन ज्यादा रिस्क में है, तो हमेशा 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि नुकसान होने की संभावना क्या है, हादसा या नुकसान होने की संभावना क्या है, प्लस उसका परिणाम क्या निकलेगा। मान लीजिए हमने कहा कि सर चांस है कि नुकसान हो सकता है, ठीक है, मान लो कि नुकसान हो गया, तो बुरा से बुरा क्या होगा। बात क्लियर रही? अब जैसे समझिए, मान लो कि अगर बात करें तीनों के गिरने की संभावना बराबर है, क्योंकि हाइट इन लोगों की, हवा मैंने बोला ध्यान नहीं रखना है, हवा को आप छोड़ दो तो तीनों की गिरने की संभावना यानी लाइक्लीहुड क्या है, तीनों की बराबर बराबर है। लेकिन बदल क्या रहा है, परिणाम बदल रहा है। कि गिरने की संभावना तो तीनों की है भाई, लेकिन बदलेगा परिणाम। जैसे ए अगर गिर रहा है नॉर्मल केस में तो हाथ पैर हो सकता है टूटे, बी गिरेंगे तो हो सकता है मल्टीपल फ्रैक्चर हो, सी गिरेंगे तो कंफर्म है कि खत्म हो जाएंगे। तो अब पॉइंट क्या है, केवल आप संभावना को ध्यान रख करके
रिस्क को नहीं बता सकते हो। जब भी रिस्क बताएंगे संभावना प्लस यानी लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, संभावना और परिणाम दोनों को साथ जब आप लेकर के चलोगे तब आपको ये क्लियर होगा। बहरहाल आगे जब हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जब इसको बढ़ेंगे हम लोग, तब ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ये क्या है, चाहे कैसे कैलकुलेशन वगैरह हो रहा है। आइए देखते हैं टॉपिक को वापस। तो वही कह रहा सर, तो ये रहा आपका हजार्ड का कि भाई कोई ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हो आपके लिए, वो आपके लिए हजार्ड रहेगी, जैसा आपने देखा। रिस्क क्या होता है, तो रिस्क कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन से रहेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा था रिस्क इज कॉम्बिनेशन, रिस्क कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अकरिंग हार्म, यानी नुकसान के होने की संभावना। क्या चांस है कि नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हल्के फुल्के मतलब थोड़े बहुत चांसेस हैं, फिर गारंटेड है कि नुकसान होगा ही होगा, पहला चीज। एंड कंसिक्वेंस ऑफ द इवेंट, और मान लीजिए अगर वह घटना घटित हो गई जिसकी आप संभावना, जिसका आप आकलन लगा कर बैठे हो कि अगर हो गया तो, अब वो अगर हो गया तो कितना परिणाम आएगा, क्या ही हो सकता है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है रिस्क। और सारा रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस या खेल इसी रिस्क को कंट्रोल करने पर डिपेंडेंट रहेगा। ध्यान रहे 3 टॉपिक हैं, रिस्क असेसमेंट है, हीरा है और जेएसए, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। अगर आपने इसको प्रॉपरली कंसीडर किया तो आपका रिस्क असेसमेंट हो जाएगा, हीरा दोनों का पॉइंट क्लियर हो जाएगा एक बार में, और जेएसए का एक बार हम और करवा देंगे अलग से, उसकी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो वही कह रहा है सर, और साथ ही साथ अच्छा एक बात बताइए, सीधी बात समझिए, आपने जो बोला ना कि सी का रिस्क ज्यादा है, आपने ऐसे नहीं बोला, आपने कैलकुलेशन किया, आपको पता भले ना हो लेकिन आपने कैलकुलेशन किया। आपने बोला कि सर इसकी ऊंचाई ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, गिरेगा तो चोट लगेगी, ये होंगे वो होंगे, ये मर सकते हैं। आपने कैलकुलेशन दिखाया भले नहीं, लेकिन आप कहीं कहीं कैलकुलेशन किए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं किए होते तो जब मैं 2 मीटर सरिया लगाया और 8 मीटर गड्ढा लगाया तो आप सीधे आ गए ए वाले पे, तो कैलकुलेशन तो भाई हुआ है। अब उसी कैलकुलेशन को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, ग्राफ पे करेंगे, ताकि हमको क्लियरली पता हो कि हाँ एक्यूरेट कितना वैल्यू आ रहा है। क्योंकि जब हम लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नंबर या लेवल मिलता है, जिसे रिस्क वैल्यू और रिस्क लेवल भी कहा जाता है। तो वही कहना सर, दैट रिस्क इज ऑफन शोन और रेटेड और इवैल्यूएटेड। रिस्क ऐसी चीज है जिसे दिखाया जा सकता है, जिसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, जिसे जोड़ा घटाया भी जा सकता है। तो ये इसके फायदे हैं भाई। चलिए, अब एक पॉइंट इसमें और आता है, क्या कि रिस्क जब आप देख रहे हो, जब आप रिस्क मान लो कैलकुलेट कर रहे हो तो हजार्ड भी आया। एक सवाल आता है कि हजार्ड की वजह से रिस्क क्रिएट होगा या रिस्क की वजह से हजार्ड क्रिएट होगा। तो सवाल तो समझिए और जवाब दीजिए क्या है। जैसे अभी ए बी सी 3 लोग थे, वहां पर हजार्ड क्या था, वर्क एट हाइट। अगर हजार्ड ही समाप्त कर दे तो रिस्क बचेगा नहीं, तो हजार्ड की वजह से रिस्क क्रिएट होगा। समझने के लिए इतना एक छोटा सा कर लीजिए भाई कि हजार्ड पिता है और रिस्क बेटा है, बाप हटा देंगे बेटा अपने आप खत्म। अगर हजार्ड है तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, और यहीं पर सारा खेल होता है। क्योंकि आप चाहे जो भी कर लो, चाहे जितना प्रिकॉशन चाहे जो कर लो, वहां पर हजार्ड समाप्त होने की संभावना केवल ना के बराबर ही रहती है। अगर आप 100 काम करोगे तो 98 काम ऐसे होंगे जिसमें रिस्क को, जिसमें हजार्ड को हम समाप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर हजार्ड को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रिस्क कभी समाप्त होगा, भूल जाइए। तो वो चीजें रहती हैं। लेकिन हाँ भाई, हमारा प्रयास रहता है कि सर हम रिस्क को पूरा कैलकुलेट करें, पूरा ये करें वो करें, ठीक है, अच्छी बात हम चाहते हैं। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भी कुछ रिस्क जो है वो बचा रह जाता है। यानी सारे चीजें, सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद, सभी चीजों को ध्यान में रखने के बाद भी कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो बचे रह जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं रेसिड्यूअल रिस्क। रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है, बचा खुचा या छूटा हुआ। तो होता क्या है, आप सारे प्रिकॉशन, सारे कंट्रोल मेजर जब ले लेते हो, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे खतरे हैं जो बच जाते हैं, छूटे रहते हैं। तो वही कह रहा है सर, द लेवल ऑफ रिस्क रिमेनिंग आफ्टर कंट्रोल हैव बीन एडॉप्टेड। मतलब रिस्क का वो लेवल जो सारे कंट्रोल मेजर, सारे प्रिकॉशंस के लेने के बाद भी बचा रह जाए, वो क्या कहलाएगा आपका, वही आपका कहलाता है रेसिड्यूअल रिस्क, यानी बचा खुचा
रिस्क। बहरहाल ये चीजें थोड़ा सा जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर होंगी, बहुत ज्यादा इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये चीजें आगे आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर रिस्क असेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन रहेंगे रिस्क असेसमेंट के, समझिए। रिस्क असेसमेंट में ज्यादा नहीं, केवल 3-4 पॉइंट ही है जो आपको ध्यान में रखना होता है। इसमें करते क्या है आप, तो सबसे पहला काम करते हैं सर आइडेंटिफाई द हजार्ड। हम हजार्ड को पहचानते हैं, उसके बाद उसे या तो मतलब हजार्ड पहचानेंगे, रिस्क कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद या तो उसे समाप्त करेंगे या कंट्रोल करेंगे। मतलब इसमें क्या करते हैं, पहला काम हजार्ड को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। फिर दूसरा है रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, तीसरा उसे समाप्त या कंट्रोल करेंगे। मतलब रिस्क को या तो कंट्रोल करेंगे या तो समाप्त करेंगे। पूरा प्रोसेस आपका रिस्क असेसमेंट का यही होता है। तो हम इसे कहते हैं सर दैट इट इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड या तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं, रिस्क को कैलकुलेट किया, पहला काम कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उस हजार्ड को या तो एलिमिनेट मतलब या तो समाप्त करने का प्रयास करेंगे या उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। जैसे हमने जाना कि 100 काम है तो 98 में रिस्क समाप्त तो होगा नहीं, तो वहां पर उसे क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे ताकि काम भी और नुकसान उतना ज्यादा ना हो। वही कह रहा सर रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, जिसमें हम पहचानते हैं सिग्निफिकेंट हजार्ड, उन सभी खतरों को जो काम से जुड़े हुए हैं, असेसिंग रिस्क, काम में जो खतरे हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, एंड देन आइदर उसके बाद या तो एलिमिनेट या तो खतरे को समाप्त करते हैं या कंट्रोल द रिस्क इन एक्सेप्टेबल लेवल, या तो उसे हम एक्सेप्टेबल लेवल में कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल में लाएंगे। बात क्लियर रही, ये होता है। अब आपने जब आप उसमें देख रहे थे तो रिस्क वो जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे क्या आया था, रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस बराबर आया था रिस्क वैल्यू या रिस्क लेवल, सही है। वैल्यू और लेवल का मतलब क्या होता है, लेवल का मतलब भैया हाई, मीडियम, लो, वैल्यू काउंटेबल है, गिनती है। तो जब आप रिस्क को कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली यही चीजें आती हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसे आप नंबर के थ्रू दिखा सकते हो, बाई नंबर जिसे दिखाना इजी होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी मतलब जिसे हम बता सकते हैं बाई वर्ड, भैया बढ़िया है, खराब है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो वही आता है निकल करके रिस्क वैल्यू या रिस्क लेवल, जिसे हम लोग बाई नंबर या बाई वर्ड दिखाते हैं। ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट इसमें है जो आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, चाहे थोड़ा सा टेढ़ा है, बशर्ते इसको थोड़ा सा पढ़ोगे आगे जब तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा आगे का टॉपिक है। चलिए, इतनी चर्चा है सर हजार्ड पर। अब सवाल ये है कि हजार्ड अगर है तो हजार्ड की कैटेगरी क्या है। देखिए हजार्ड की कैटेगरी हो सकती है बहुत सारी, हो नो डाउट, बट ये एज पर द नेबोस है। तो उसके हिसाब से नेबोस कहता है कि हजार्ड को बांटा गया है 5 कैटेगरी में, ठीक है। टोटल 5 कैटेगरीज हजार्ड की रहेंगी। क्या क्या होता है, तो सबसे पहला होता है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड का मतलब क्या होता है, तो कोई भी ऐसा हजार्ड, कोई ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकल फॉर्म में हमें अगर नुकसान पहुंचा सकती है हमें, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा भाई, फिजिकल। जैसे मान लिया बिजली है, ऊंचाई पर काम हो गया, एक्सावेशन है, मैनुअली आप कोई काम कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, उनके पास क्षमता है कि आपको नुकसान हो सकता है। फिर आता है सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड का मतलब क्या होता है, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल आपको अगर नुकसान पहुंचा सकता है अपने केमिकल नेचर की वजह से, तब वो क्या कहलाएगा, केमिकल हजार्ड कहलाएगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, पानी और तेजाब। देखने में आपको एक जैसा लगेगा, आप पानी में हाथ डालो कोई दिक्कत नहीं, तेजाब में हाथ डालो पूरा हो जाएगा कार्यक्रम। कारण क्या है, उसका ऐसा केमिकल नेचर ही है कि जैसे ही वो किसी भी मांस के टुकड़े के साथ या किसी भी चीज के साथ आएगा उनको गलाना चालू कर देगा। चलिए, वैसे ही एक लिक्विड मेटल होता है, एक ऐसा मेटल जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा है। क्या है वो, पारा। पारा जिसे मरकरी आप बोलते हो, इकलौता ऐसा
एलिमेंट है, एकलौता ऐसा मेटल है, एलिमेंट एकलौता ऐसा मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में डीप कट लगा हो, मतलब काफी गहरा घाव हो, अगर वो नया साफ लोहा हाथ में लेता है तो क्या उसको टेटनस होने के चांसेस है बट बहुत कम है कि भाई हो सकता है हो ना हो, लोहा एकदम साफ हो। लेकिन पारा वो एकदम साफ भले हो, नया भले हो, लेकिन अगर वो बॉडी के अंदर गया तो आदमी मरेगा। कारण क्या है कि उसका जो नेचर है वो टॉक्सिक है, उसका केमिकल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अपनी है, तो अगर आदमी उसके संपर्क में है तो फिर जाएंगे, तो वो चीज भी रही। फिर बात करते हैं, तो वही कह रहा है केमिकल हजार्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो क्या कह सकते हैं, जिसका केमिकल नेचर ऐसा हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हो, क्या कहलाएगी आपके लिए भाई? वो आपके लिए केमिकल हजार्ड रहेगा। चलिए फिर कह रहा है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड में मेनली 3 चीजों को देखा जाता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, जिसको आप लोग कवक भी बोलते हो। तो जब किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से किसी व्यक्ति को दिक्कत हो, उसे नुकसान पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच रहा है, तो वो उसके लिए कौन से हजार्ड में आएगा? वो उसे बायोलॉजिकल हजार्ड की कैटेगरी में रखा जाता है भाई, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है उस फॉर्म में। फिर आइए, फिर क्या कह रहा है सर? फिर एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक का मतलब क्या होता है? देखिए, जब व्यक्ति काम कर रहा हो और उसे नुकसान होता है उसके काम करने की वजह से, मतलब वो काम कर रहा है जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में काम करते ही करते उसको दिक्कत होना चालू हो गई, वो काम कर रहा है, उसको समस्याएं आना शुरू हो गई, वो कहलाता है एर्गोनॉमिक हजार्ड। इस हजार्ड से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हैं तो हमारे घर की जो महिलाएं, जैसे मम्मी लोग हैं, दीदी लोग हैं, ये लोग उससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। समझिए कैसे? जैसे अगर हम बात करें तो उन लोगों का ज्यादातर जो काम है, खाना पकाना, बर्तन मारना, झाड़ू लगाना, ये सारा काम बैठ करके होता है, झुक करके होता है। आपने उन्हें अक्सर सुना होगा कि उन्हें कमर दर्द की दिक्कत हो रही है। कारण क्या है? उनके काम करने का पोजीशन, उनके काम करने का जो पोस्चर है, वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये चीज हो गई। चलिए, दूसरा होता है इम्प्रॉपर इक्विपमेंट डिजाइन। मतलब ये यूं कहें कि किसी इक्विपमेंट का आप यूज करें, उसका डिजाइन ही गड़बड़ हो, आपको उसको पकड़ने की पोजीशन ही अगर गड़बड़ है, तो बहुत लंबे समय तक अगर उससे आप काम करोगे तो हो सकता है मसल्स में इशू होना स्टार्ट हो जाए। तो आप काम गलत नहीं कर रहे हो, तो हमारी मम्मी लोग हैं, दीदी लोग हैं, काम गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि काम करने का जो पोस्चर है, जो पोजीशन है, वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो उनके लिए एर्गोनॉमिक हजार्ड आएगा। और लास्ट में है हमारा साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको फिजिकल फॉर्म में तो नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल फॉर्म में, मतलब मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब करना चालू कर दे, वो क्या कहलाएगा आपके लिए? वो साइकोलॉजिकल हजार्ड हो जाएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, आप ही लोग पढ़ रहे हो, मान लो आप जितने भी लोग हो, मान लो कोई दूसरा नया व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन किया, आप लोग बोलते हैं ना जी, उसमें क्या बोलते हैं, रैगिंग। वो क्या होता है? वो साइकोलॉजिकल हजार्ड है उस व्यक्ति के लिए। बहुत बार होता है, लड़के सुसाइड भी कर लेते हैं, लड़कियों के लिए होता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम ड्रामेटिक है। अब मान लो जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति आया नया, अब आप उसको वेलकम या फिर उसको माहौल में ढालने के बजाय लगे आप लोग उसको चिढ़ाने, लगे परेशान करने, वो क्या होगा? मेंटली डिस्टर्ब होगा। और जैसे गेट पे आएगा तब याद अरे यार अब जाएंगे, परेशान करेंगे सब, तो क्या है, अब वो मेंटली धीरे धीरे डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगा, वो स्ट्रेस लेगा, उसकी वजह से उसे कोई दिक्कत होगी, बहुत दिक्कतें हो सकते हैं। तो ये रहा हजार्ड की कैटेगरी कि हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हजार्ड रहेंगे। अब चलिए आज के लिए लास्ट टॉपिक को रखते हैं। कह रहा है रिस्क असेसमेंट अगर हम बनाने जा रहे हैं, हमारी इच्छा है, हम बनाना चाहते हैं, बढ़िया बात है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि सुबह उठे मुंह वहां धुल के कहें चलो चलो बना के आ जाते हैं, नहीं, ये इतना आसान तो नहीं है। तो सवाल है कि सर रिस्क असेसमेंट बनाया कैसे जाए। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग अकेले काम करना प्रेफर करते हैं या टीम वर्क में ज्यादा बेनिफिट है आपको? टीम वर्क कभी भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो किसी भी बड़े से बड़े टास्क को इजीली करवा या कर सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, जिस प्रकार की इसकी इंपॉर्टेंस है, इसे आप अकेले नहीं बना सकते हैं। तो जो व्यक्ति रिस्क असेसमेंट को बनाता है, या जो टीम का जो लीडर होता है, उसे लोग बोलते हैं रिस्क असेसर। यानी जो लोग रिस्क असेसमेंट बनाते हैं उनका नाम क्या रहेगा भाई? रिस्क असेसर। तो एक रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए हमें अपनी टीम बनानी होगी।
और सवाल ये है कि सर टीम में होगा कौन कौन। मान लीजिए मौसी का लड़का, मामा को ले लिए, फूफा को ले लिए, फूफी को ले लिए, भैया को ले लिए, वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि वहां हम संबंध बनाने गए नहीं। जैसे आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से वो जब हम होता है भाई कि अपने रिलेशंस को या रिलेटिव्स को लगे लोग डालने, तो अब ये तो वैसा नहीं जहां पर आप डालोगे, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी हुई चूक किसी व्यक्ति की जान भी ले सकता है। ध्यान रहे, आप सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं। कोई व्यक्ति लापरवाही करेगा तो सामान बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। आप लापरवाही किए तो किसी की जान जाएगी, कितना जान जाएगी। तो यहाँ पर लापरवाही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तब तो अगर ऐसा केस है सर, तो आप टीम अप्रोच करिए। रिस्क असेसमेंट बनाना है तो आप टीम अप्रोच कर दो। टीम में कौन कौन होगा, तो पहला व्यक्ति कौन होगा, तो वर्कर फैमिलियर विद द टास्क। हमें अपनी टीम में उस व्यक्ति को या उस वर्कर को हायर करना होगा जो उस काम के बारे में जानता हो। क्यों? देखिए, आप चाहे जितना अनुभवी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको काम के बारे में, एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा, चाहे आप जो हो। वर्कर वो व्यक्ति है जो उस काम को करता है और उस काम में क्या क्या खतरा है सबसे ज्यादा करीब उसके वही रहता है। सही है, सबसे ज्यादा लगा वही है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसी को होनी है, वो पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है। अब है क्या कि अब आपको ऐसे व्यक्ति को रखना होगा जो उस काम से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यही वो व्यक्ति रहेगा हमारा जो जानता है, एक्चुअल में जानता है कि काम में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। वो बताएगा कि भाई हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऊपर ऊपर लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा। जैसे आप कोई काम लगाते हो तो आप एक एस्टिमेट बनाते हो, भाई 10,000 का खर्चा आएगा, वो कभी 10,000 नहीं आता है, वो उससे ऊपर ही जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपसे छूटे हैं। तो वही जो छोटी छोटी बातें आपसे छूट सकती है, वर्कर उस चीज को कंसीडर कर सकता है। तो पहला तो वो रहे। दूसरा, हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, सेफ्टी प्रोफेशनल आपके पास होने चाहिए। क्यों? वो बताएंगे कि जो चीज आप कर रहे हो वो लीगल स्टैंडर्ड को फॉलो कर ही रहा है या नहीं। मतलब जो लीगल रूल्स हैं, जो लीगल बातें कहें कि जो नॉर्म्स हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हो नहीं, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। इसके लिए आपके पास एक सेफ्टी प्रोफेशनल होगा। तीसरा, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, कंट्रोल मेजर देना अलग बात है। जैसे मान हमने बोला कि ठीक है गाड़ी बनाओ, बनाने को बोल दिया, बनाएगा कौन? मैकेनिक। हमें इंजीनियर चाहिए, क्योंकि आपने चीजों को दिया है तो उसे किस प्रकार से सेटअप करना है वो वही व्यक्ति जान सकता है। तो टेक्निकल चीजों के जानकार को बेसिकली आप इंजीनियर बोलते हो। तो आपके पास एक टेक्निकल स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो बताएगा कि सर कंट्रोल मेजर को लेने का तरीका क्या होगा, किस प्रोसेस के थ्रू या कैसे इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी वो आपको दे सकता है, वो रखना होगा। तीसरा है लाइन मैनेजर। आपके पास लाइन मैनेजर्स भी होने चाहिए। क्यों? आप कोई भी जब काम करवाते हो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है फंड, पैसा। वो कहां से आएगा? मैनेजर है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फंड्स वगैरह प्रोवाइड करवाना और उसको मॉनिटर करना, पैसा सही जगह पे लग रहा हो, वो काम उनका रहेगा। तो आपको वो आपको चाहिए। और एक होता है वर्कर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। पहले इन्हें यूनियन लीडर बोला जाता था। ऐसा व्यक्ति जो वर्कर्स का लीडर हो। क्यों? अब वर्कर किसी के कहने पे, भाई कुएं में, जैसे बोलते हैं ना कि वो कहेंगे कुएं में तो कूद जाओगे क्या, ये आप बोलते हैं मुहावरे के फॉर्म में, लेकिन रियलिटी जब आप उतरते हैं फील्ड में तो वाकई में ऐसा होता है। आप कहेंगे नीचे उतरने को, कुएं में उतरेगा, लेकिन भरोसा कैसे हो कि आप उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं? तो एक थर्ड पार्टी रहेगी, उसे हम लोग, वो आपका होता है वर्कर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली वर्कर्स के यूनियन लीडर होते हैं वो, जो उनको भी, जिन्हें भी शामिल किया गया होना चाहिए, ताकि वो सुनिश्चित करें कि हाँ भैया आपकी संस्था जो है वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रख भी रही है या नहीं, आप वर्कर्स की सेफ्टी को कंसीडर कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस बात का ध्यान इसमें दिया जाता है, इसमें बताया जाता है। अब हमने इन सभी लोगों को एक साथ कलेक्ट कर लिया और चला जा रिस्क असेसमेंट बनाने। सवाल है, जिसे मान लिया आपको दे दिया कि भाई खाना बनाना है, ठीक है, तो अब खाना पकाना पहले क्या होगा, पहले कैसे होगा खाना पकाना, कैसे पकाएंगे? आटा लेके गूंथना चालू कर देंगे? पहला तो आग ही जलाना पड़ेगा और उससे पहले बर्तन लाना पड़ेगा। तो बवाल यही कि पहले क्या लाएं, पहले क्या लाएं और क्या क्या लाएं, दोनों जरूरी है। और अगर ला दिए सारा कुछ तो पहले शुरू किससे करें? पता चले मान लिया आप आटा चावल दाल सब रखे बैठे हैं और माची से छूट गए घर, हो गई पार्टी आप लोगों को। फिर तो शर्त ये है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए रिस्क असेसमेंट को बनाने के, हमें ये पता होना
चाहिए। हमारे पास टीम है नो डाउट, लेकिन हमारे पास प्रोसेस नहीं है कि हम रिस्क असेसमेंट बनाए कैसे। तो वही जान लेते हैं कि रिस्क असेसमेंट का स्टेप क्या क्या होता है। आज के लिए यही रखेंगे, उसके बाद कल इसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाएगा स्टेप्स को प्रॉपरली, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़े से लंबे हैं। चलिए जानते हैं। तो रिस्क असेसमेंट को बनाने के लिए आपको 5 स्टेप्स दिए गए हैं। आपको 5 कहें कि स्टेप बता दिए गए जिसे आप फॉलो करते हो तो आप एक बेहतर रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं। चलिए सिंपल है। अब करेंगे क्या, ध्यान रहे हजार्ड या खतरे जिसे हम कहते हैं वो 2 चीजों में होते हैं, पहला वर्क प्लेस और दूसरा काम पे। अच्छा एक सवाल और, रिस्क असेसमेंट बनाया कब जाएगा, काम के पहले, दौरान या बाद? इतना क्लियर हो कि यह काम के पहले ही बनाया जाएगा। काम शुरू करने से बहुत पहले इसको बना करके प्रिपेयर कर लिया जाता है ताकि कोई भी चीजें न छूटें। चलिए देखिए, तो कह रहा सर रिस्क असेसमेंट डिस्क्राइब किया जाता है 5 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द हजार्ड, मतलब काम में जो जो खतरे हैं उनकी आप पहचान कीजिए। जो भी हजार्ड्स हैं उन सभी हजार्ड्स की क्या करोगे सर, आप पहचान करोगे। अच्छा मान लीजिए ऐसा हो सकता है क्या कि आप जो काम कर रहे हैं या जिस काम में आप हजार्ड की पहचान कर रहे हो, एक ही काम में 100 हजार्ड मिल जाए? ऐसा पॉसिबल है? कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं सर कि हमने हजार्ड को आइडेंटिफाई किया, जांच उच कर रहे थे, हमको मिला 100 हजार्ड। चलिए मान लेते हैं, फिर हमने कहा सर आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप काम कर रहे हैं या गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या केवल आप प्रभावित हो सकते हैं या और भी कोई हो सकता है? और भी लोग हो सकते हैं, केवल आप तो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपसे संबंधित जो लोग हैं, चाहे जो आसपास मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव उसका पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर गैस सिलेंडर का ब्लास्ट होता है, जैसे मान लो चलो अभी जोधपुर वाला, कौन सा, जयपुर था, जोधपुर था, जयपुर वाला केस, गलती किसकी थी? केवल 1 या 2 लोगों की, मरे कितने? बहुत ज्यादा, तबाही का स्तर भी आपने देखा। तो हुआ क्या कि गलती किसी एक की थी लेकिन नुकसान सबको हुआ। तो अब यही बात कर रहे हैं सर, आइडेंटिफाई द पीपल, पहले तो पहचानिए कि कौन कौन खतरे में है और कैसे। जैसे आपने बोला सर ट्रक की टक्कर हुई तो जिस ट्रक में जा रहा था वो खतरे में है, और जो कंटेनर लेके जा रहा, मतलब ट्रक ड्राइवर और कंटेनर ये जो एलपीजी लेके जा रहा था वो खतरे में है, जो ट्रक ड्राइवर मारा वो खतरे में। क्यों? क्योंकि सर ये टक्कर मारेंगे तो फटेगा तो ड्राइवर मरेगा और ये टक्कर की वजह से मर जाएंगे। लेकिन क्या केवल वही लोग खतरे में थे? आस पास में जितने लोग या गाड़ियां मौजूद थी वो लोग भी खतरे में आए। कैसे आए? तो सर जब ये ब्लास्ट होगा तो इसका ब्लास्ट जो इतना बड़ा होगा कि इसके क्षेत्र में जितने लोग हैं सब जाएंगे। तो जब आप पता करते हो कि कौन कौन खतरे में और कैसे है, तो आप केवल उनके बारे में नहीं सोचेंगे जो काम को कर रहे हैं, बल्कि उनके बारे में भी सोचेंगे जो आसपास मौजूद हो सकते हैं या आपकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं। ये चीज है। चलिए आपने ये सब भी कैलकुलेट किया, आपने जोड़ घटा के कुल निकाला 100 लोग। अब आइए तीसरा स्टेप, अब आपने हजार्ड पहचान लिया, लोगों को कौन कौन खतरे में, यही पहचान लें। अब आप रिस्क का कैलकुलेशन करोगे। इसी स्टेप में आकर के हम लोग जो 3 लोगों को ऊपर चढ़ाए थे, बचाने का काम किया जाएगा। चढ़ा दिए, बचाइएगा, छोड़ दो वहीं पे, बचाना तो पड़ेगा ना भाई। तो इसी स्टेप में आकर के हम लोग काम करेंगे। तो रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है। अब हजार्ड मिला है तो उसके हिसाब से कंट्रोल भी लेना पड़ेगा, और डिसाइड द कंट्रोल मेजर, मतलब रिस्क को कैलकुलेट करेंगे और कंट्रोल मेजर लिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 200 पॉइंट निकल करके आए। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, आप जब रिस्क असेसमेंट बनाए थे आपके पास 100 हजार्ड निकल के आया, 100 लोग निकल के आए कि भैया इनको बचाना है, और 200 कंट्रोल मेजर आया। अगर इसमें 2-4 छूट जाए कोई दिक्कत है? इतना ज्यादा लिखना, 2-4 छूट जाए कोई दिक्कत? आपकी गाड़ी है उसमें हजारों नट लगे होंगे, हम खाली 1 नट निकालें कोई दिक्कत? वो हमारे ऊपर है कौन सा निकालेंगे, दिक्कत हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं पता है
कि क्या पता जिसको हम छोड़ रहे हैं उसी को यह दिक्कत हो जाए। मान लो आप सारा गाड़ी एकदम मेंटेन करके चलो, जो चेसिस का जो मेन बॉडी फ्रेम होता है जिसको होल्ड किया था, वो बॉडी फ्रेम का नट होल गायब करना है, चलते चलते गाड़ी रोड पर खुल के बाहर आप खुले गाड़ी लाए थे, हो गया, फिर बोरा में कबाड़ा भर के ले गए। तो हो सकता है कि आप जिस रिस्क को छोड़ दिए हों या जिसको आपने ध्यान नहीं दिया हो, वही एक्चुअल में 1000 का कार्ड बन जाए, उसी की वजह से हादसा हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है भाई। तो अब क्या करें? याद रख नहीं सकते हैं और छोड़ नहीं सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और उसे आप याद नहीं रख सकते हैं और छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो आप क्या करते हैं उस चीज को? बहुत सदियों से काम चलता आ रहा है। जब चीजें याद नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं? उसे लिखते हैं। बेसिक काम है भैया, लिख दो। आप लिखते हो, सही है। तो अब यहां पर भी एक काम करेंगे, एक लाएंगे पन्ना, एक पेज में मतलब जितना हमको चाहिए लाएंगे पेज, और पेज में बनाएंगे 3 कॉलम। पॉइंट ए मतलब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब भैया 100 हो चाहे 1000 हो, कोई फर्क पड़ता है? लिखते जाओ, लिखते जाओ। दूसरा आपने पता किया कौन कौन खतरे में है, लिखते जाओ। क्या प्रिकॉशन है, लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लिखने का प्रोसेस आप कर रहे हो, ये अपने मन से नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिस्क असेसमेंट का चौथा स्टेप होता है। कह रहा है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। अब इनका रिकॉर्ड बनाइए, जो भी आपको ऊपर महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स आपको मिले हैं, उन्हें क्या करिए भाई? रिकॉर्ड करिए, उन्हें रिकॉर्ड में मेंशन करिए एंड इंप्लीमेंट देम। अब उसे लागू भी करिए, मतलब इसके हिसाब से अब काम भी करना चालू कीजिए। अच्छा, एक सवाल और, आप जब खाना पकाते हैं तो भरोसा है कि एकदम नाप जोख के बराबर होगा? मान लीजिए नया साल पार्टी आप लोग मनाते हैं, जब बकरा चाहे मुर्गा का जब मान लीजिए अगर करें, अगर तो ग्रेवी अगर होती है तो नमक वमक टेस्ट करते हैं कि नहीं? कम ज्यादा तो नहीं है, पता चले थाली में पता चले नमक नहीं डाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या करते हैं? आप चेक करते हैं, मतलब आप भले बढ़िया बनाने वाले हो, लेकिन आप एक बार जांचते जरूर हो कहीं गड़बड़ ना रहा हो। आप इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जांचना जरूर नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं भाई। तो लास्ट में जोड़ा गया रिव्यू एंड अपडेट, इसको रिव्यू किया जाएगा और समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। मतलब इसकी जांच होगी, जब आप डॉक्यूमेंट बना लोगे तो इसे समय समय पर जांचा भी जाएगा और जरूरत पड़ने पर सुधार भी किया जाएगा। जिसे आपने जांचा, पाया कि नमक कम है तो छोड़ देते हैं कि डालते हैं ऊपर से? तो जिसे नमक आपने जांचा भैया कम है तो डालते हैं कि छोड़ देते हैं? जांच तो हो ही गया है, डालना तो पड़ेगा। तो रिव्यू का मतलब है आपने जांचा, और अपडेट का मतलब उसमें सुधार भी किया। बराबर, आज के लिए यहीं पे, बाकी मिलेंगे तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ किया जाएगा। थैंक यू सो मच।